हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट को समझेंगे कि ऑर्गेनिक रिएजेंट की क्या फंक्शनिंग होती है और ऑर्गेनिक रिएजेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या काम होता है। देखो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, खास करके बोर्ड लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन को रटना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना कुछ है ही नहीं। अगर आपको डॉट्स कनेक्ट करने आ रहे हैं, आपको एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना आ रहा है, रिएजेंट की फंक्शनिंग आपको समझ में आ रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहद ही आसान है। आइए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जेई, नीट, बोर्ड और सीयूईटी सभी हमने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है। बच्चों, है क्या कि जेई में थोड़ा सा रिएजेंट की फंक्शनिंग और एडवांस लेवल पे होती है, नीट में थोड़ा सा कम और बोर्ड में उससे भी कम। तो बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट, जो कॉमन जेई, नीट, बोर्ड और सीयूईटी सभी में है, उन रिएजेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होगा, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे जेई के, चाहे नीट के या सीयूईटी के। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ऑर्गेनिक का डर आपके मन से खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो बच्चों, हम क्लास स्टार्ट करें इससे पहले एक, हमेशा हम अपने वीडियो में एक मोटिवेशनल कोट आपको जरूर बताते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मोटिवेशन ऐसा कि ऐसा नहीं कि जो है कहीं मोबाइल में देखा और वहां से जो है आप मोटिवेट हो गए, फिर 10 मिनट बाद मोटिवेशन डाउन। नहीं, मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप अंदर से मोटिवेशन कैसे लाते। और अंदर से मोटिवेशन जो आपके पास आएगा, वो या तो आपका सिचुएशन हो सकता है, आपकी घर की कंडीशन हो सकती है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, ये कंडीशन हो सकता है। तो ये अपना एक कोई ना कोई आपको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा और उसी पॉइंट के इर्द गिर्द ताना बाना बनाना पड़ेगा आपको। देखो, हमेशा जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है, प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो एक नॉर्मल सामान्य टैलेंट के साथ भी उनको पीछे कर सकते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। अभी आपने देखा होगा, एक क्रिकेटर है पृथ्वी शॉ, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन प्रैक्टिस की कमी के कारण ये आप कह सकते हो कि ज्यादा भोग विलासिता में वो लीन हो गए और उनका कैरियर जो है लगभग खत्म सा होने के लिए अभी तो ऐसा ही दिख रहा है, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। तो हमेशा जीवन में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। जिस भी जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं, अभ्यास बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी कहानी है, इसी को कह के और फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कहानी ये है कि यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, एक लीडर थे जिनका नाम था विक्टर सेरेब्रिकोव। और किसी कारणवश, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो कई बार उनको जेल भी जाना पड़ता है, तो उनको जेल भेज दिया गया। सोशल वर्कर थे वो, और उनको एक छोटे से कमरे में, जहां आदमी मुश्किल से सो भी ना पाए, वहां पे बंद कर दिया गया। और उनको शायद 6 या 7 साल की सजा हुई थी। अब उनको लगा कि मैं ऐसे तो पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। तो उन्होंने धीरे धीरे 2-4 महीने में जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने सोचा क्यों ना दिमाग में कोई गेम खेले। और उन्होंने दिमाग में चेस खेलना शुरू कर दिया। और दिन भर में 2-3 बार चेस खेलते, और उस समय का जो चेस चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन था, उसको उसके साथ वो मैच करते थे। और अभ्यास करते करते एक समय जेल में रहते हुए ऐसा आया कि वो जो है दिन भर में 2-3 बार दिमाग में चेस खेल के दिमाग में ही वर्ल्ड चैंपियन को हरा देते। और ऐसा कई सालों तक उन्होंने, जब तक वो जेल में रहे, ऐसा अभ्यास करते रहे। जब वो जेल से बाहर आए और जो वो चेस चैंपियन के जो जिनको वो इमेजिन करते थे, उसके वो होम टाउन से जा रहे थे, उन्होंने वहां पे वो रुके और उन्होंने कहा कि मैं एक मैच खेलना चाहता हूं। और वर्ल्ड चैंपियन को बहुत कम समय में, 15-20 मिनट में ही उन्होंने हरा दिया। ये होता है अभ्यास की शक्ति, कि एक वर्ल्ड चैंपियन को एक आदमी केवल दिमाग में चेस खेल के और बहुत कम समय में उसको डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो बच्चों, ये है दिमाग की शक्ति। और दिमाग पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपका ज्ञान और मजबूत होता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और कभी कम नंबर आ जाए तो हौसला मत खोइए, जब तक आपका आखिरी एग्जाम ना हो जाए। कि कई बार मॉक पेपर में बच्चों के नंबर कम आते हैं और वही बच्चे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। तो मेहनत करिए, मोटिवेटेड रहिए और खूब पढ़ाई करिए,
पढ़ाई है जो आपके जीवन और आपके तकदीर को बदल सकता है। तो आइए बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग चलते हैं ऑल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट जेईई, नीट, बोर्ड एंड सीयूईटी। तो इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट है, इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो क्या करना है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन की, रिएजेंट को समझने के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, इसको कोर बेसिक मूल पॉइंट क्या है, रूट क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो बच्चों देखो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी रिएक्शन होता है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, रिएक्शन के अंदर एक होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की कहानी है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है बच्चों, रिएक्टेंट पे अटैक करता है रिएजेंट, और ये रिएजेंट जब रिएक्टेंट पे अटैक करता है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट जो है ये कन्वर्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट। अगर आसान बोलचाल की भाषा में मैं आपको समझाऊं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का कंपाउंड, और कार्बन बच्चों कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, या कोई भी कंपाउंड अगर बॉन्ड बना रहा है और उस पे कोई चार्ज नहीं है और सारे बॉन्ड सिंगल है, मतलब वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब अस्थाई है, उसके पास कोई परेशानी नहीं है। अगर हम बात करें कि ये कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ये अभी स्टेबल है, अस्थाई है। अब रिएजेंट क्या करता है बच्चों, देखो रिएजेंट का काम सिर्फ इतना है। रिएजेंट होता क्या है, रिएजेंट चार्ज पार्टिकल होता है, जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो रिएजेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। और रिएक्टेंट क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो कि दो लोगों के बीच में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है, वो है ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। और रिएजेंट क्या है, एक परेशान आदमी है जो दो लोगों की दोस्ती तोड़ के खुद उनमें से किसी एक के साथ दोस्ती करना चाहता है, ये है रिएजेंट। तो भैया दो लोगों की दोस्ती अगर चल रही है अच्छे से, तो अगर तीसरा पर्सन उसमें एंट्री चाहता है तो इसको क्या है, कुछ तिकरम लगा के इन दोनों के बीच में झगड़ा, लड़ाई क्रिएट लगाना पड़ेगा। और ये लड़ाई लगाने के लिए क्यों, क्योंकि रिएजेंट खुद ही परेशान है। रिएजेंट कोई चार्ज पार्टिकल होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो परेशान आत्मा समझ लो। तो इसके ऊपर अगर कोई चार्ज है तो ये क्या करेगा बच्चों कि ये इस पे अटैक ये जो है इनके बीच में पहले झगड़ा लगाएगा, और जब इनका झगड़ा जब हो जाएगा और इनमें बॉन्ड टूट जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, तो किसी एक के साथ ये रिएजेंट जाके बॉन्ड बना लेगा। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या बनेगा, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर किसी चीज को समझना है तो वो रिएजेंट को समझना है, जो झगड़ा लगाने वाला है उसका पर्पस क्या है, उसका नेचर क्या है। आज की क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि जो झगड़ा लगाने आ रहा है अच्छे खासे घर में, चलते हुए घर में, वो रिएजेंट का काम क्या होता है, कैसे झगड़ा लगाता है, बस उसी नेचर को समझना है। तो आइए बच्चों चलते हैं पहले रिएजेंट पे, और अपना पहला रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3। पहला रिएजेंट क्या है प्यारे बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या है बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये होता है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब अगर हम बच्चों बात करें कि एल्युमिनियम क्लोराइड का काम क्या होता है, AlCl3, बस शॉर्ट में हम यही समझेंगे कि रिएजेंट का काम क्या है, और यही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए। तो जो AlCl3 है, ये कौन सा रिएक्शन बच्चों कराता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि जो एनहाइड्रस AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 वो क्या करता है, एक जो है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या पॉजिटिव रेडिकल जनरेट करता है, और वो पॉजिटिव रेडिकल बेंजीन में किसी कार्बन पे जाकर लग जाता है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, जो कि है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस रिएक्शन में जो रिएजेंट है बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, CH3 प्लस।
और आप अच्छे से जानते हो कि बेंजीन में जो रिएक्शन होता है ऑर्थो और पैरा पे इस ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑर्थो पैरा क्या है, यहाँ पे ग्रुप लगा है तो ये पोजीशन जो है ऑर्थो और ये पोजीशन क्या है, पैरा। लेकिन बच्चों बेंजीन में तो कुछ लगा ही नहीं है, तो ऑर्थो पैरा की बात ही नहीं होगी। बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा है तो ऑर्थो पैरा की बात होगी। तो बेंजीन में तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है। अब बेंजीन में सभी कार्बन एक जैसे हैं, तो यहाँ किसी भी कार्बन पे ये CH3+ जाके लग जाएगा, चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, या कहीं भी लगा दो। तो CH3+ बेंजीन में आके लग गया और ये कंपाउंड जो बन गया तुम्हारा क्या है, टॉल्यून बन गया। क्या बन गया, टॉल्यून। सिमिलरली जो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब एसाइलेशन में क्या होगा, AlCl3 क्या करेगा प्यारे बच्चों, AlCl3 क्या करेगा, CH3CO+ को जनरेट करेगा। अब CH3CO+ कहाँ पे लगेगा, बेंजीन में सभी कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी कार्बन पे लगा दो, तो यहाँ पे लगा दिया। और क्या बन गया बच्चों, इस कंपाउंड का नाम क्या है प्यारे बच्चों, एसीटोफिनॉन। क्या नाम है, एसीटोफिनॉन। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनॉन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हुआ, बस AlCl3 क्या काम करता है, CH3Cl से CH3+ निकालता है, बेंजीन के ऊपर लगा देता है। और अगर एसाइलेशन है तो CH3COCl से क्या निकालता है प्यारे बच्चों, CH3CO+ और बेंजीन के ऊपर लगा देता है। अब इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बाद दूसरा काम जो AlCl3 करता है वो फ्राइस रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइस रिएक्शन या फ्राइस रीअरेंजमेंट। होता क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे एक ईस्टर है, क्या है, ये फिनाइल ईस्टर, इसको बोलते हैं फिनाइल ईस्टर। ये क्या है बच्चों, फिनाइल ईस्टर। देखो OCOR ये ईस्टर का ग्रुप है। अब बच्चों करता क्या है, जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो, देखो यहाँ पे ग्रुप लगा है तो ये ऑर्थो हो गया। ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को और जो यहाँ पे जो ईस्टर में ये ग्रुप लगा है इनका इंटरचेंज होता है। ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये क्या लग गया बच्चों, ऑर्थो पैरा पे क्या लग जा रहा है, OH लग जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये HO उठ के यहाँ पे आ रहा है और COR यहाँ पे आ रहा है। अब ये ऑर्थो पोजीशन से जो H गया पैरा पोजीशन से भी जा सकता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है वो लगभग सेम सिमिलर रिएक्टिव होते हैं, तो ऑर्थो से H जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ जो कार्बन है उसका H भी जा सकता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो AlCl3 अगर CH3Cl के साथ है तो ऐसा रिएक्शन कराएगा, CH3COCl के साथ है तो इस तरीके से रिएक्शन कराएगा, और अगर AlCl3 फिनाइल ईस्टर के साथ है तो इस तरीके का रीअरेंजमेंट कराता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन उठा करके O के साथ लगा देगा, और O के साथ जो ईस्टर का ग्रुप है वो कहाँ पे लगा देता है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये बन गया ऑर्थो, ये सॉरी हमने ऑर्थो फिनॉल ईस्टर बोल दिया था। ये जो है ईस्टर नहीं है, क्या बच्चों, कीटोन है। क्या है ये कीटोनिक ग्रुप बन रहा है। देखो ये कीटोनिक ग्रुप बन रहा है, क्या बन रहा है, कीटोनिक ग्रुप बन रहा है। तो बच्चों ये जो है हमारा फ्राइस रिएक्शन में क्या होता है, फ्राइस रिएक्शन में जो AlCl3 है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके, और ये जो ऑक्सीजन के साथ COR ग्रुप लगा है वहां से COR को हटाता है और ये H यहाँ पे लग जाएगा। सेम केस में अगर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन आएगा तो ये जो COR है ये कहाँ पे लग जाएगा बच्चों, पैरा पोजीशन से, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, और ये आपका कीटोन बन गया, फिनाइल कीटोन बन गया। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, H उठ के ऑक्सीजन के साथ लग रहा है, COR या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। अगर ऑर्थो का हाइड्रोजन यहाँ गया तो ऑर्थो पे लग जाएगा, और पैरा का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो पैरा पे लग जाएगा। बस आपको प्राइस रिएक्शन में इतना ही समझना है। अब आते हैं बच्चों गैटरमैन कोच रिएक्शन। अगर हम बात करें AlCl3 की और Cu2Cl2 की, तो Cu2Cl2 और AlCl3 मिलके CO और HCl के कॉम्बिनेशन से CHO+ प्रोड्यूस करता है। और बच्चों CHO+ जो है ये बेंजीन के ऊपर एज इट इज लग जाता है। क्यों, बेंजीन में कौन सा रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजीन में C6H6 कार्बन पे, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा है, तो कार्बन से क्या होता है, किसी भी एक कार्बन से, सिमेट्रिक है, सारे कार्बन एक जैसे है, तो कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह क्या लग जाएगा, CHO। तो ये क्या बन गया,
बेंजएल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चों? बेंजएल्डिहाइड। बेंजएल्डिहाइड बन गया प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन में एक और चीज, अगर Cu2Cl2 यूज नहीं करते तो क्या होता? अगर Cu2Cl2 यूज नहीं करते तो प्रेशर 150 टू 250 एटीएम रखना पड़ेगा। तो इसलिए Cu2Cl2 के रखने से नॉर्मल प्रेशर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में रिएजेंट COHCl, कैटलिस्ट AlCl3, AlCl3 क्या काम करता है? CO और HCl से CHO प्लस प्रोड्यूस करा के बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करा देता है। अब AlCl3 का एक और काम है प्यारे बच्चों, क्या काम है? एमिडेशन। एमिडेशन मतलब अमाइड का बनना। अब देखो बच्चों क्या है, ये है कार्बामाइल क्लोराइड। क्या है? कार्बामाइल क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में प्यारे बच्चों होगा क्या कि जो ये C6H6 है, यहाँ से एक H कम कर दो तो क्या बन जाएगा? C6H5। और यहाँ से Cl निकल जाएगा तो H, यहाँ का H और इसका Cl, HCl निकल गया प्यारे बच्चों, और ये बन गया C6H5 और इसके साथ ये लग गया CONH2। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया? बेंजामाइड। तो अभी तक जो आपने पढ़ा AlCl3 का काम क्या है प्यारे बच्चों? पहला काम देख लो, बेंजीन के ऊपर या तो CH3 लगाएगा या COCH3, क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। दूसरा काम फ्राइस रिएक्शन, जो हमारा फिनाइल ईस्टर है उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा। तो जो इसमें सिंपली रीअरेंजमेंट होता है ऑर्थो या पैरा का, हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जो COR है वो ऑर्थो या पैरा पे जा करके लग जाएगा। नेक्स्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन। बच्चों गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है? जो COHCl है वो क्या प्रोड्यूस करता है? CHO प्लस, और ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और क्या बनेगा प्यारे बच्चों? बेंजेलिहाइड। और एमिडेशन में क्या होगा? कार्बामाइल क्लोराइड ClCONH2, सिंपली बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना? एमिडेशन मतलब अमाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। तो एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, तो एमिडेशन मतलब अमाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे Cl जो है यहाँ से हटाना है और CONH2 बेंजीन के ऊपर सिंपली लगा देना है, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? बेंजामाइड। तो आइए अब नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है? अच्छा, नेक्स्ट रिएजेंट से पहले AlCl3 के 2-3 यूज और दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो और यूज क्या है बच्चों? देखो AlCl3 जो है, AlCl3 क्या काम करता है? अगर बेंजीन और फॉस्जीन गैस का रिएक्शन हो, ये हमारा गैस है फॉस्जीन गैस COCl2। तो बच्चों COCl2 जो है, COCl2 AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करता है? COCl प्लस। क्या प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों? COCl प्लस। अब ये है बेंजीन। बेंजीन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के क्या होता है बच्चों? लग जाता है बेंजीन के किसी भी कार्बन पे, क्योंकि सभी कार्बन एक ही जैसे है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? C6H6 जो बेंजीन है, ये जो तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर C6H5 COCl, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लग जा रहा है प्यारे बच्चों? COCl। बेंजीन के ऊपर क्या लग जा रहा है? COCl। कौन सा कंपाउंड बन गया प्यारे बच्चों? बेंजोइल क्लोराइड। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों तो वाटर में होता है H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ Cl है प्यारे बच्चों, देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा? H प्लस और OH माइनस। तो Cl के जगह बच्चों क्या आ जाएगा? Cl माइनस के जगह क्या आ जाएगा? OH। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना हो तो बेंजीन का रिएक्शन किससे? फॉस्जीन गैस से। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में क्या बनेगा? बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड फिर हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप जानते क्लास 11th में पढ़ते हैं या 12th में, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। अगर देखें बच्चों तो इसमें क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन, या सिंपली इसको क्या कह सकते हैं? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन। और ब्रोमो प्रोपेन पे जब AlCl3 डालेंगे, यहाँ पे बच्चों ये 1 डिग्री के कार्बन से लगा हुआ है, और ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है ये 2 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। तो इसमें सिंपली रीअरेंजमेंट होता है, ये Br माइनस जो है इस वाले कार्बन पे आकर के लग जाएगा और यहाँ से एक H उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका 2 डिग्री का 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अच्छा, इसमें पूरा 100% कन्वर्जन नहीं होता है बच्चों। अगर 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है 20% है
तो ये 80% होगा, लेकिन दोनों ही होंगे, 20% ये होगा और 80% ये होगा। अगर हमारा इसी तरीके से जैसे एन ब्यूटेन ब्यूटेन है बच्चों, तो AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 हमेशा एल्केन या हेलो एल्केन में कार्बन के डिग्री को बढ़ाता है थ्रू रीअरेंजमेंट। तो अगर हम बात करें बच्चों, एन ब्यूटेन को किस में बदल दिया? ये आइसोब्यूटेन में बदल दिया। इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये हमारा है ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। ये क्या है? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। AlCl3 क्या करेगा? यहाँ से इसको ब्रेक करेगा और रिंग एक्सपांसन करा देगा बच्चों। रिंग एक्सपांसन, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और फिर उसके बाद जो है AlCl3 आकर के यहाँ पे लगेगा और रिंग एक्सपांसन के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से AlCl3 रीअरेंजमेंट में भी काम आता है, और AlCl3 में कहीं अगर पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपांसन का, तो रिंग एक्सपांसन भी होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों डी एल्काइलेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी एल्काइलेशन। किसी भी बेंजीन के डेरिवेटिव में अगर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है और उस पे तुमने AlCl3 डाल दिया, तो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो CMe3, मतलब इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला जो नीचे कार्बन है ये 3 डिग्री हो गया। अब तुम अगर AlCl3 और बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो बच्चों, तो क्या होगा? ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। बेंजीन सॉल्वेंट है, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, और फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें बस क्या करना है, ये 3 जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है उसका लॉस हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है या रिमूव हो रहा है। लॉस हो रहा है किसका? टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का, या उसका रिमूवल हो रहा है। तो ये तुम्हारा कंपाउंड जो बना, प्रोडक्ट जो बना 2 मिथाइल बेंजोफिनोन, बस इसको हटा दिया, बाकी कंपाउंड सब वही है। क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल बेंजोफिनोल। और ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का लॉस हुआ ड्यू टू AlCl3। जेई में इस पे एक सवाल भी पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। बात करें बच्चों एडिशन टू ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स क्या होता है बच्चों? एल्कीन को बोलते हैं ऑलिफिन्स। क्यों बोलते हैं एल्कीन को ऑलिफिन्स? बिकॉज एल्कीन फॉर्म ऑयली कंपाउंड। एल्कीन क्या बनाता है बच्चों? ऑयली कंपाउंड बनाता है, इसलिए एल्कीन को क्या बोलते हैं? ऑलिफिन्स बोलते हैं। और इसमें जब एडिशन होता है RX का प्यारे बच्चों, तो क्या बनता है? ट्रांस एल्की सॉरी, इसमें क्या होता है? ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है बच्चों? ट्रांस एडिशन होता है। और ये क्या बनेगा तुम्हारा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्काइल हेलाइड। ये जो प्रोडक्ट बना, ये क्या है बच्चों? एल्काइल हेलाइड। तो एल्कीन से सिंपली अगर कार्बन बढ़ा के कोई एल्काइल हेलाइड बनाना हो, तो उस केस में जितने कार्बन बढ़ाना हो उतने कार्बन का हेलो एल्केन ले लीजिए और AlCl3 से रिएक्शन करा दीजिए, तो आपका एल्केन हेलो एल्केन मिल जाएगा बढ़े हुए कार्बन के साथ। तो AlCl3 का ये भी यूज है। तो ये AlCl3 के जितने पॉसिबल यूज हो सकते थे, चाहे वो जेई की बात करें, नीट की बात करें, बोर्ड की बात करें या CUET की, वो सारे हमने लिख दिए हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलते हैं अगले रिएजेंट पे। नेक्स्ट रिएजेंट हमारा क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनीमाइड। क्या होता है एन ब्रोमोसक्सिनीमाइड? देखना बच्चों, ये है इसका स्ट्रक्चर। एन ब्रोमोसक्सिनीमाइड जो है बच्चों, ये इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों, NBr। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन कराता है। क्या कराता है बच्चों? अल्फा सब्स्टिट्यूशन। अब ये अल्फा कहाँ से देखना है प्यारे बच्चों? अल्फा देखना है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अगर बच्चों देखें NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, देखो ये कार्बन यहाँ और यहाँ, ये डबल बॉन्ड है, इससे लगा हुआ कार्बन ये अल्फा हो गया। अल्फा पे बस Br लगा देना है। अब आगे क्या हो रहा है अभी उसको देखते हैं। लेकिन अगर एन सक्सिनामाइड है तो क्या करना है? अल्फा पे Br लगा देना है। आगे अल्कोहलिक KOH क्या कराएगा इसकी बात अभी करते हैं।
यहाँ पे देखो जैसे ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा है डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा पे क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, ब्रोमीन। इसी तरीके से अगर देखें, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात बाद में करेंगे, मतलब एल्कीन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का, तो उसमें क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे मतलब डबली बॉन्डेड से जस्ट पहले वाला या जस्ट डायरेक्टली लगा हुआ कार्बन पे आपको क्या लगा देना है बच्चों, एक एच हटा के और एक बी आर लगा देना है। तो अगर हम बात करें अब आगे का रिएक्शन, क्योंकि ये जेई में एक सवाल पूछा गया था इसलिए आगे का रिएक्शन हमने इसमें लिख दिया। देखो बच्चों ये तो हो गया कि अल्फा पोजीशन पे बी आर आ गया। अब अल्कोहलिक केओएच क्या करता है आप सब अच्छे तरीके से जानते हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखो क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा हो गया, तो यहाँ से बी आर जाएगा और यहाँ से H जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ गया। अगर वापस से इस पे एनबीएस करोगे बच्चों, एनबीएस तो क्या होगा, एक और बी आर आ जाएगा, और एक और बी आर आ जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर इसमें एक और बी आर आ गया, देखो ये है, और इसमें अगर एक और बी आर आ गया तो वो बी आर कुछ यहाँ लगेगा या यहाँ, दोनों में कहीं लगा सकते हो, दोनों सिमेट्रिक है। और अगर इस पे अगर तुम एल्कोहलिक KOH डाल दिए प्यारे बच्चों, तो फिर यहाँ से बी आर जाएगा और यहाँ से H जाएगा और इनके बीच में भी एक डबल बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बेंजीन। तो ये रिएक्शन इस तरीके का पूछा गया था मेंस में, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड जो है एल्कीन के साथ अल्फा सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन का कराता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड जो है इसका अगला काम क्या है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो क्या है बच्चों, रिएजेंट का एक ही काम नहीं होता, उसके फंक्शन रिएक्टेंट के हिसाब से बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जो बिहेवियर होगा सेम बिहेवियर आपके पापा के साथ नहीं होगा। तो जिससे आप जिसके साथ रिएक्ट करते हो, जिससे आप बात करते हो, उस पर्सन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर बदल जाता है। इसी तरीके से ये रिएजेंट अगर एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर में प्यारे बच्चों क्या होता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जिस कार्बन पे OH है वो दो दो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो सेकेंडरी। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। और ये बाई प्रोडक्ट आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जो है अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल है तो किस में बदलेगा, कीटोन में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अमीनो एसिड को ये डिग्रेड करता है, मतलब डिग्रेड करना मतलब ब्रेक करता है। अमीनो एसिड है एक, ये अल्फा एलानाइन है। अल्फा एलानिन क्या है बच्चों, अगर हम बात करें अल्फा एलानिन की, तो बस जो ग्लाइसिन है उसमें आपने CH2 यूनिट बढ़ा दिया, होमोलॉग ऑफ ग्लाइसिन। प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो है ये हमारा होता है अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड में प्यारे बच्चों होता क्या है कि इसका डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन जो है मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और बॉन्ड ब्रेक करके क्या करता है, कार्बन को कम करता है। मतलब यहाँ से जो है ये ग्रुप तो CO2 में बदल जाएगा, और ये ग्रुप NH2 हटेगा, और साथ में जो दो कार्बन का है वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। मतलब ये दो काम करता है, डिग्रेडेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन। ये वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदल दिया, जहां पे NH2 लगा था इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 बदल दिया और बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अगर जो है यहाँ पे NBS, ध्यान रखना NBS देखो फिर रिएक्टेंट बदला, इसका बिहेवियर बदल गया। अगर अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और साथ में ऑक्सीडाइज भी करेगा। और विटामिन ए को किस में बदलता है प्यारे बच्चों, विटामिन A1 को विटामिन A2 में NBS बदलता है। तो कुछ NBS के जो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के जो इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है उसको हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना रिएजेंट है बहुत ही प्यारा, आप जानते ही होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में प्यारे बच्चों अगर समझे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम पे क्या चार्ज होता है +1, एल्यूमिनियम पे +3, और किसी भी मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज क्या होता है 0। तो टोटल चार्ज 0 होने के लिए H4 पे क्या चार्ज होना चाहिए -4। -4 मतलब दिस रिएजेंट विल प्रोड्यूस H- हाइड्राइड आयन, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन जिससे भी लगेगा उसको क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव और इपॉक्साइड सबको किस में बदल देगा प्यारे बच्चों अल्कोहल में। किस में बदल देगा ये अल्कोहल में। ध्यान रखना है एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड डेरिवेटिव हो, इपॉक्साइड हो, सबको किस में बदल देगा प्यारे बच्चों अल्कोहल में। क्या काम करता है, जैसे तुम्हारे पास है C डबल बॉन्ड, तो इस पे LiLH4, साथ में इसको LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं LaH। तो इसमें जो C डबल बॉन्ड O है इसको ये बदल देगा बच्चों, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। जो C डबल बॉन्ड O है इस पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो उसको CHOH में बदल देता है। बस यही ध्यान में आपको रखना है। तो ये हो गया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव इपॉक्साइड को अल्कोहल में बदलता है बाय रिडक्शन। अब आते हैं कुछ कंपाउंड है नाइट्राइल। नाइट्राइल किसमें होता, अच्छा इपॉक्साइड तो आप जानते होंगे, एल्डिहाइड जिसमें क्या लगा हो बच्चों CHO लगा हो, कीटोन मतलब RC डबल बॉन्ड O R, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें C डबल बॉन्ड COOH लगा हो। इपॉक्साइड मत एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों जैसे C डबल बॉन्ड OH एसिड में होता है, OH की जगह कोई ग्रुप जैसे Cl Br या NH2S अमाइड, ये सब एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड क्या होता है, जैसे CH2 है और इसके दोनों कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हो, ये इपॉक्साइड होता है। तो इन सबको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में बदलता है प्यारे बच्चों अल्कोहल में। अब बात करते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है बच्चों, जिस भी कंपाउंड में Cl लगा हो क्या है नाइट्राइल। एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड RNO2। एनिलाइड क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर एनिलाइड की बात हम करें तो यहाँ पे देखो एनिलीन जो है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो और NH2 का एक H कम कर दो, जैसे NH2 होता तो एनिलीन, इसके ऊपर COR लगा दो, R क्या है एल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया तुम्हारा एनिलाइड। और एजाइड क्या होता है प्यारे बच्चों N3-। आइसोसाइनाइड क्या होता है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आइसोसाइनाइड। इन सभी कंपाउंड को ये किस में बदलेगा अमाइन में, किस में मतलब RNH2 में बदलेगा। किस में बदलेगा प्यारे बच्चों अमाइन में बदलेगा। तो ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव या इपॉक्साइड हो तो किस में बदलेगा अल्कोहल में। नाइट्राइल मतलब Cl लगा हो, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड RNO2 लगा हो, एनिलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर NHCOR लगा हो, एजाइड N3-, आइसोसाइनाइड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, इनको किस में बदलता है प्यारे बच्चों अमाइंस में, मतलब NH2 लगा देगा अल्काइल ग्रुप के साथ उस कंपाउंड में। Important point, sometimes the double bond is also reduced when the phenyl group is attached to the beta carbon। मतलब फिनाइल ग्रुप जो है अगर वो बीटा कार्बन से लगा हो, बीटा मतलब ध्यान से समझना कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस तब करेगा, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है तुम्हारे पास, अगर हम लिखे कि इस तरीके से कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ पे लगा है फिनाइल ग्रुप, ये लगा है क्या बच्चों फिनाइल ग्रुप। अब देखो ये डबल बॉन्ड है और इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा हो गया, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक C लगा है, कोई कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन से क्या लग गया फिनाइल। ऐसे कंपाउंड में जो तुम्हारा रिएजेंट है कौन सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा एल्कीन को भी रिड्यूस करके किस में बदल देगा प्यारे बच्चों एल्केन में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक खास तरीके के कंपाउंड जिसमें बीटा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हो, बीटा पोजीशन क्या है हमने बता दिया
तो मतलब डबली बॉन्डेड से लगा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा से लगा हुआ कार्बन बीटा, और बीटा पे क्या है, फिनाइल। और ऐसा अगर एल्कीन है तो उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। आइए अब अगले पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। देखो बच्चों क्या काम करता है, अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक कराया और उस OSO4 एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जो लोग समझना चाहते हैं उसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और जो इसका ऑक्सीजन है वो इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बना लिया, और फिर जब Na2SO3 डालते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है। लेकिन आपको समझना क्या है प्यारे बच्चों, कि कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, अगर तुम इस पे OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और साथ में Na2SO3 दोनों एक ही साथ लिया जाता है रिएजेंट, तो एल्कीन में क्या करना है बच्चों, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है और जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों कार्बन पे एक एक OH बस ऐड कर देना है। यही इसका फंक्शन है जब ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। जब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और Na2SO3 एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कराएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि इस पे OSO4 और Na2SO3 अल्कोहलिक दिया है और ये क्या है, कंपाउंड साइक्लोपेंटीन है। क्या है, साइक्लोपेंटीन। अब इस पे प्यारे बच्चों क्या करेगा, ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएजेंट है, ये इस पे सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कराएगा। और ये सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्यारे बच्चों होगा कैसे, यहाँ पे HOH और HOH, ये हो गया सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बस ये एक ही चीज ध्यान रखना है, ये सिस एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप करता है, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन कराता है, और जो डबली बॉन्डेड है, सॉरी सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नॉट एल्काइल ग्रुप, गलती से वो हमने एल्काइल ग्रुप बोल दिया, एल्काइल ग्रुप नहीं, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहां डबली बॉन्डेड कार्बन है वहां से एक बॉन्ड हटाना है और उन दोनों कार्बन पे एक एक OH सेम साइड पे लगाना है, मतलब सिस एडिशन करना है। अब एक और काम क्या करता है प्यारे बच्चों, OSO4 और Na2SO3 ये इल्यूसिडेशन कराता है। इल्यूसिडेशन का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये रिंग में कार्बन को कम कर देगा या रिंग को ही कम कर देगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। देखो क्या होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो है OSO4 और Na2SO3 ये जो रिएजेंट है, इसके कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन पे पहले क्या कराएगा, इसी तरीके से OH लगाएगा, लगा दिया। देखो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, फिर एक OH, एक OH, और उसके बाद जो K4FeCN6 है, ये जब ऑक्सीडेशन कराएगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन कराएगा तो देखो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से टूटेगा। तो ये वाला पार्ट जो है ना CO2 और H2O में बदल जाएगा, ये CO2 और H2O में बदल जाएगा, और इतना पार्ट बच जाएगा। देखो क्या बचेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, जो है ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये मतलब यहाँ पे समझ लो ये जो कार्बन लगा है ना बच्चों, इस पे इसके ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और एक OH तो लगा ही है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा। ये वाला जो OH है ना, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिंग में इस तरीके का इल्यूसिडेशन कराने के लिए भी हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड Na2SO3 का यूज करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे क्या है, पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, पर बेंजोइक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडेंट एंड रिएक्ट विथ ओलेफिनिक बॉन्ड टू यील्ड इपॉक्साइड। ओलेफिनिक बॉन्ड मतलब बच्चों, ओलेफिनिक बॉन्ड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, डबली बॉन्डेड एल्कीन। अब जब ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा प्यारे बच्चों तो क्या करना है, ये एक बॉन्ड तोड़ना है और इन दोनों कार्बन पे एक ऑक्सीजन लाके इन दोनों के बीच में ऐसे लगा देना है,
और क्या बन जाएगा हमारा इपॉक्साइड। तो सिंपली जहां डबल बॉन्ड है वहां से एक बॉन्ड हटाना है और उन पे प्यारे बच्चों क्या बना देना है, मतलब ये बॉन्ड हटेगा और ये बॉन्ड के जगह यहाँ पे ऑक्सीजन और ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इपॉक्साइड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। देखो अगर ये एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो बच्चों ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा इपॉक्साइड। और अगर ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों तो किस में बदलेगा, ईस्टर में। कीटोन आर कन्वर्टेड इनटू ईस्टर एंड साइक्लिक कीटोन टू लैक्टोन्स। अगर ओपन चेन का कीटोन है तो किस में बदलेगा प्यारे बच्चों, ईस्टर में। साइक्लिक चेन का कीटोन है तो किस में बदलेगा, लैक्टोन्स में बदलेगा। तो जैसे करना क्या है, बहुत सिंपल। देखो ये जो है तुम्हारा रिएजेंट, जो रिएजेंट है C6H5CO3H, बस एक ही काम करता है, ये पर बेंजोइक एसिड एक ही काम करता है प्यारे बच्चों। एक नेसेंट ऑक्सीजन बस तुम्हें क्या करना है, जहां कीटोन में C डबल बॉन्ड O है उसके और कार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब एक ऑक्सीजन को ला करके यहाँ पे रख दो, क्या बन गया प्यारे बच्चों, ईस्टर बन गया। क्या बन गया, ईस्टर बन गया। और यहाँ से एक ऑक्सीजन कम किया तो एक ऑक्सीजन कम करने के बाद क्या बचेगा, C6H5COOH, उसको बाई प्रोडक्ट में लिख दो। अब अगर मान लो बच्चों यही रिएजेंट आपने यूज किया साइक्लिक कीटोन पे, तो यहाँ भी काम तो वही करेगा, एक ऑक्सीजन देगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा कि यहाँ जो कार्बन है, 6 कार्बन इस रिंग में था, एक ऑक्सीजन भी बीच में आके घुस जाएगा। तो 6 कार्बन थे और एक ऑक्सीजन आ गया तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो अभी भी है, एक ऑक्सीजन आ गया और ये कौन सा कंपाउंड प्यारे बच्चों बन गया, कैप्रोलैक्टोन। तो अगर मतलब साइक्लिक जो एस्टर बन रहा है इसको लैक्टोन बोलते हैं। अगर बच्चों ओपन चेन का अगर कीटोन है तो उसमें ये जो हमारा रिएजेंट है पर बेंजोइक एसिड, ये क्या काम करता है, किसमें बदलता है इसको, ये बदलता है ईस्टर में। पर बेंजोइक एसिड जो है ओपन चेन के कीटोन को किसमें बदलता है, ईस्टर में। और जो साइक्लिक कीटोन है उसको किसमें बदलता है, लैक्टोन में। तो ये ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन देता है, सिंपल ऑक्सीडेशन कराता है, एल्कीन को इपॉक्साइड में बदलता है। ओपन चेन का कीटोन है तो उसको किसमें बदलता है, उसमें बदलता है, उसको बदलता है ईस्टर में। और अगर ये साइक्लिक कीटोन है तो उसको लैक्टोन में कन्वर्ट करता है, मतलब एस्टर का ही एक फॉर्म है, साइक्लिक एस्टर कह सकते हो। अगर हम बात करें बच्चों अमाइन, अमाइन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो देखना क्या है। अमाइन तो आप जानते हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अमोनिया है, अमोनिया में एक एच हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दो तो प्राइमरी अमाइन, 2 H हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो सेकेंडरी अमाइन, तीनों H हटा दो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, टर्शरी अल्काइल। तीनों H हटा दिया तो क्या होगा, टर्शरी अल्काइल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन ऑक्सीडाइज, मतलब जो अमोनिया है एक एच हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगाया तो प्राइमरी अमाइन, 2 H हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगाया सेकेंडरी अमाइन, 3 H हटा के 3 अल्काइल ग्रुप लगाया टर्शरी अमाइन। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन किसमें ऑक्सीडाइज होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्सिल अमाइन में। किसमें, हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब NH2OH लग जाएगा। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन में। मतलब जो प्राइमरी अमाइन है वो पहले हाइड्रोक्सिल अमाइन में उसको कन्वर्ट करता है हमारा पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड, और ये जो है फाइनल जो कन्वर्जन होता है वो किसमें हो जाता है प्यारे बच्चों, नाइट्रो एल्केन में। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ मतलब बहुत कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बस ये है कि अमाइन जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो अगर प्राइमरी अमाइन है, NH ग्रुप लगा हो सेकेंडरी, और N लगा होगा टर्शरी अमाइन है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो पहले ये हाइड्रोक्सिल अमाइन में बदलता है और फिर उसके बाद किस में बदलता है, नाइट्रो एल्केन में। तो जो पर बेंजोइक एसिड हमारा है वो क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में अलग अलग कंपाउंड के साथ जब ऑक्सीडेशन कराता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। एल्कीन में इपॉक्साइड बनाता है, कीटोन जो है ओपन चेन में हमारा क्या बनाएगा, ईस्टर, और साइक्लिक कीटोन में लैक्टोन। और अमाइन के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को पहले हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद नाइट्रो एल्केन में RNO2 में बदल देगा बच्चों। नाइट्रो एल्केन मतलब RNO2। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं अमाइन के ऑक्सीडेशन को। जैसे देखो क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री का अमाइन है।
और इसका परबेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, एक ऑक्सीजन आएगा और जो H2 है इसके बीच में NH2 दो हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक OH आ गया, O आ गया, यहाँ पे ये OH बीच में आ गया, तो क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल अमाइन। और इसमें फिर से जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या हट जाएगा प्यारे बच्चों? H2O हट जाएगा। क्या हट जाएगा? ये H2O हट जाएगा और यहाँ से दो ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे लग जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा? RNO2। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है प्यारे बच्चों अमाइन के केस में, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में? नाइट्रो एल्केन। अब टर्सरी अमाइन में क्या होगा बच्चों? टर्शरी अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाए प्यारे बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमाइन, या इसी को क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो टर्शरी अमाइन के केस में या एरोमेटिक अमाइन के केस में क्या होगा? ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बीच का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्टली प्यारे बच्चों क्या बनेगा? नाइट्रो कंपाउंड। क्या बनेगा? नाइट्रो कंपाउंड। अगर ये एनिलीन है तो बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, और अगर एल्काइल ग्रुप है तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो एल्केन। टर्शरी ग्रुप में, टर्शरी अमाइन के केस में टर्शरी और एरोमेटिक डायरेक्टली नाइट्रो में बनता है, बीच का हाइड्रोक्सिल अमाइन नहीं बनता है, मतलब सीधे वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। This reagent is also used for detection of double bond because it convert double bond into epoxide which get easily separated। अभी बताया था सबसे पहला रिएक्शन इसका यही था कि डबल बॉन्ड को किसमें बदलता है? इपॉक्साइड में। और डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में मिक्सचर में 3-4 कंपाउंड को मिक्स कर दिया, उसमें एक डबल बॉन्ड वाला भी पहचानना है तो परबेंजोइक एसिड डाल दो, उसमें क्या हो जाएगा? इपॉक्साइड में बदल जाएगा, और इपॉक्साइड को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब बच्चों बात करते हैं पर आयोडिक एसिड की। HiO4 या HiO4.2H2O H5IO6 सब इसी के फॉर्मूले हैं। प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं पर आयोडिक एसिड का। पर आयोडिक एसिड क्या है? HiO4, या इसी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पर आयोडिक एसिड जो है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HiO4 पर आयोडिक एसिड, या इसी का HiO4.2H2O या H5IO6। अब बच्चों ये जो रिएजेंट है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है कि केवल ये उन कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, दिस रिएजेंट react only with those organic compound which have OH on adjacent carbon। OH एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए। अगर OH एडजेसेंट कार्बन पे है, जैसे अगर हमारे पास है बच्चों CH2OH और CH2OH, दोनों जो एडजेसेंट कार्बन पे है उस पे एक एक OH लगा हुआ है। अब एक एक OH लगा हुआ है, तभी ये रिएजेंट हम इन तीनों में से कोई सब एक ही अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है, इनको यूज कर सकते हैं। अब होगा क्या? जैसे देखो बच्चों, अगर आप इस पे HiO4 यूज करते हो, तो जब HiO4 यूज करोगे बच्चों तो क्या होगा? HiO4 जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे बीच से ये बॉन्ड टूटेगा, और बीच से बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे पहले से एक OH था, एक OH इधर लगाना, एक OH इधर लगाना है, एक इधर आ गया OH, और जो दूसरा पार्ट टूट रहा है तुम्हारा वो क्या है? CH2OH और CH2OH। चश्मे शायद भाप आ रहा है बच्चों, चलो इसको रख देते हैं। CH2OH CH2OH। अब क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ से एक ही कार्बन पे दो OH आता है, तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा, और यहाँ से क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो H2O जब निकालोगे बच्चों तो दोनों तो सिमिलर कंपाउंड है, दोनों का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? HCH2, और यहाँ से OH गया तो इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ से H गया तो क्या आ गया? माइनस। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो ये रिएजेंट क्या करता है कि पहली बात तो इस रिएजेंट में
कंडीशन क्या है, केवल उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है जिनमें एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो बच्चों, OH हो। और जो OH है एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए। और जब ये रिएक्शन होता है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे एक OH और इस पे एक OH, फिर क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो पर आयोडिक एसिड का जो रोल है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी रिएक्शन में आता है तो इसका काम क्या होगा, आप समझ जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको समझेंगे। एक चीज समझना बच्चों, हमेशा पढ़ाई में जो है ज्यादा से ज्यादा समय लास्ट के मोमेंट पे एनर्जेटिक रहना, मोबाइल्स में कम बिजी रहना। मोबाइल तो आजकल के जमाने में मैं ये मानता हूँ कि बच्चों का पढ़ना सबसे ज्यादा कठिन मोबाइल की वजह से हो गया है। अच्छा, मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, आप मोबाइल पे ही हमें सुन रहे होंगे, तो इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि उसमें आप अच्छी बातें सुन सकते हैं, लेकिन अच्छी बातें कब तक और पढ़ाई कैसे करें। अभी मैं देख रहा था कि एक मोशन कोचिंग क्लासेस है, उसके CEO है NV सर, उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे काम ही नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, कब आप लेक्चर सुनते सुनते रील्स देखने लगते हैं और कब आपकी पढ़ाई स्किप हो जाती है आपको खुद को पता नहीं चलता, और फिर पता चले 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल में बिजी रहने के बाद जब वहां से उठेंगे तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाएंगे। अगर लगातार ऐसा 1-2 महीने करें तो, अगर आप पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे तो आपको परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, आप पढ़ते पढ़ते आप कहाँ पे शिफ्ट स्विच हो गए, रील्स देखने में। तो आप दिन भर में एक टाइम फिक्स कर लो कि रील्स या जो भी देखना है 20-25 मिनट आधे घंटे इतने समय देखना है, उसके अलावा नहीं। समस्या ये है कि जो गार्जियन भी आजकल बोलते हैं, गार्जियन बच्चों को बोल रहे मोबाइल मत चलाओ, खुद ही मोबाइल चला रहे, मोबाइल देख रहे, मोबाइल मत देखो। अब ये प्रॉब्लम है कि गार्जियन, बच्चा जो है सबसे पहले मम्मी पापा को देखता है और उन्हीं से सीखता है। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग जो 40-50-55 साल के, वो आजकल ज्यादा मोबाइल में बिजी है। कई बार तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और उनसे सही से बात मतलब महीनों नहीं हुआ। क्यों? जब खाना खाते सब लोग मोबाइल पे लगे हैं, कहीं जा रहे कार से जा रहे हैं सब लोग मोबाइल पे लगे हैं। मोबाइल हमारे समाज को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है बहुत ज्यादा लेवल पे। इसका पॉजिटिव पहलू है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो नेगेटिव पहलू बहुत ज्यादा है। और अगर नेगेटिव पहलू को बचा ले गए तो ये हमारे लिए क्रांतिकारी है, लेकिन अगर इसको नहीं बचा पाए तो डिस्ट्रक्टिव भी है। हमारे यूथ आजकल बर्बाद मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। तो इसको समझना बच्चों, ये मोबाइल पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि मोबाइल चलाना सही नहीं है। अब हम बात करें बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड की। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है प्यारे बच्चों, समझना। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, इट कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O ग्रुप इनटू CHOOH ग्रुप, जैसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है लगभग वही काम ये भी करता है। It reduces carbonyl group into alcoholic group. It reduces aldehyde, ketone and acid chloride into alcohol, but it does not, ये important है, but it does not reduce ester, carboxylic acid and alkene। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपने देखा कि ये सब कंपाउंड रिड्यूस हो रहे थे, लेकिन NaBH4 किसको किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों। देखो एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड को तो अल्कोहल में बदल देगा, लेकिन ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कीन, इनको सोडियम बोरोहाइड्रेट हाइड्राइड NaBH4 जो है ये इन कंपाउंड को नहीं रिड्यूस कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, क्योंकि कन्वर्जन में रिएजेंट का रोल पता है, कन्वर्जन बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं बच्चों, ऑल्दो NaBH4 डज नॉट रिड्यूस नाइट्राइल ग्रुप बट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड N इंटू CHNH। नाइट्राइल क्या होता है प्यारे बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है CN। तो CN को तो NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस कर पाएगा। और कैसे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड ON है, इस पे ये 2 हाइड्रोजन ला करके रख देगा, एक बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, CHNH बन जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, ऑर्डिनरी ईस्टर ग्रुप आर अनअफेक्टेड बाय NaBH4। अभी आपने पढ़ा कि NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन देखो ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में,
एक्सेप्शन जहां बनेगा सवाल वहीं से बनेंगे कंपटीशन में, चाहे जेई हो या नीट हो। एक्सेप्शन तो टिप्स पे होने चाहिए। और ये समझ लो, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉट्स कनेक्ट कनेक्ट करना सीख गया, जिसने सीख लिया, ऑर्गेनिक चुटकियों का खेल है। अगर हम बात करें कि ऑर्डिनरी ईस्टर ग्रुप आर अनअफेक्टेड बाय NaBH4 बट द प्रेजेंस ऑफ LiCl और AlCl3 डाइग्लाइम, डाइग्लाइम क्या है? डाई इथाइलिन ग्लाइकोल डाई मिथाइल ईथर, इसी को शॉर्ट में डाइग्लाइम बोलते हैं। तो अगर बच्चों ईस्टर, ऐसे देखो, NaBH4 ईस्टर को नॉर्मली रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन अगर ईस्टर में NaBH4 के साथ LiCl और डाइग्लाइम है तो ईस्टर को अल्कोहल में बदल देगा। कैसे प्यारे बच्चों? करना क्या है, आपको यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक करना है और इस वाले CO को CH2OH में बदल देना है, और इस वाले में क्या लगा देना है? H, और यहाँ पे ये जो CO है इसको CH2OH में बदल देना, और यहाँ पे क्या लगा देना है? OH, तो ये दो अल्कोहल बन जाएगा। तो ईस्टर से अल्कोहल बन जाता है NaBH4 से, लेकिन इस स्पेसिफिक कंडीशन में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आप अल्काइन में पढ़े हैं, एल्किन में पढ़े हैं, 11th में 12th में भी है ये अल्कोहल में। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि हमारे पास कोई एल्कीन है और उस पे हम NaBH4 से पहले अगर मर्क्यूरिक एसिटेट डाल दें तो एल्किन, अब ध्यान समझना, क्या आपने देख यहाँ पे पढ़ा कि जो NaBH4 है वो ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्किन को रिड्यूस जनरली नहीं करता, जनरली मतलब सामान्यतः, लेकिन असामान्य परिस्थिति में, कंडीशन में कर सकता है, स्पेसिफिक, यही इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। तो LiCl और डाइग्लाइम कैसे, मतलब ये कैसे हो जाता है? जैसे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुम जो है नॉर्मली, अगर तुम कमजोर हो, दुबले पतले हो और कहीं तुम्हारी लड़ाई हो गई तो तुम क्या करोगे? और जो लड़ाई जिससे हुई वो हट्टा कट्टा है, तुम क्या करोगे? सामान्यतः तो मार ही खाओगे या भाग जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि एक्सेप्शनली क्या हुआ, 8-10 बाउंसर लेके जा रहे हो, चाहे कोई भी बॉडी बिल्डर हो, तुम 2-3 थप्पड़ दे दोगे कि वो बोलेगा भी नहीं, क्योंकि 10 बाउंसर साथ में है, कुछ भी बोले तो हड्डी पसली एक कर देगा। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि एल्कीन में NaBH4 सामान्यतः तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये बाउंसर है HgOAc होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट, CH3COO होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसिटेट। ये क्या, इसके प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर का एडिशन, डबल बॉन्ड हटेगा और डबल बॉन्ड हटने से वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, इट रिड्यूसेस एजाइड टू अमाइंस एक्सेप्ट सल्फर कंटेनिंग एजाइड्स। मतलब एजाइड क्या होता है प्यारे बच्चों? बताया था हमने आपको, N3 माइनस को बोलते हैं एजाइड। तो एजाइड को प्यारे बच्चों किस में बदल देता है? ये अमाइन में, मतलब NH2 ग्रुप में बदल देगा। एजाइड को किस में बदल देगा? रिड्यूस करके NH2 ग्रुप में। केवल ऐसे एजाइड को नहीं रिड्यूस कर सकता जिसमें सल्फर हो। तो अगर कोई एजाइड है जिसमें सल्फर है उसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, अदरवाइज एजाइड को रिड्यूस करके किस में बदल देगा प्यारे बच्चों? अमाइंस में। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट अपना रिएजेंट डाईएजोमीथेन, CH2N2। अब डाईएजोमीथेन की कहानी कुछ ऐसी है बेटा, अगर हम डाईएजोमीथेन की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा, इसको अगर तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा? CH2 और N2। अब CH2 होता क्या है प्यारे बच्चों? ये CH2 को समझना, CH2 कुछ ऐसा होता है, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक ऑर्बिटल खाली है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बीन, कार्बीन। और यह है सिंगलेट कार्बीन। इसी का एक फॉर्म ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये है ट्रिपलेट कार्बीन, ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट। तो ये दोनों फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये CH2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ रिएजेंट का। देखो, रिएजेंट को समझ लिया कि रिएजेंट काम क्या करता है, तो रिएक्शन बेहद ही सिंपल। तुम्हें क्या करना है प्यारे बच्चों? बस एक ही काम करना है, यहाँ पे O और H के बीच में इस CH2 को लगा देना है। इस CH2 को जब O और H के बीच में लगाओगे
तो ये CH2 और H मिलके क्या बन गया बेटा CH3, क्या बन गया CH3। तो O और H के बीच में आपने क्या लगा दिया CH2, क्या बन गया CH3। सिमिलरली यहाँ क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे CH2N2 लिखो, CH2N2 डाइएजोमीथेन, ये CH2O और H के बीच में लगा दो, क्या बन गया OCH3 और N2 बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो CH2 है ये आपको क्या करना है, ये ईस्टर है प्यारे बच्चों, क्या है ईस्टर। अब देखो इसमें क्या करना है कि अल्कोहल से जब ये रिएक्ट करता है तो इस तरीके का रिएक्शन होता है। अब इसमें तो अल्कोहल है नहीं, लेकिन जरा सोचो कि अगर कीटोन को रिड्यूस करे तो क्या बनेगा। अगर कीटोन को रिड्यूस करो, यहाँ पे कीटोन ये जो कंपाउंड है मैं इधर लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, तो क्या बन गया CHOH, क्या बन गया CHOH, CH2 और C O O C2H5। अब देखो प्यारे बच्चों OH आ चुका है और OH आ चुका है, तो जब OH वाले ग्रुप से डाइएजोमीथेन रिएक्ट करेगा तो O और H के बीच में क्या लग जाएगा CH2, तो यहाँ पे क्या आ गया OCH3, बिल्कुल वही रिएक्शन है और N2 बाहर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अगर बात करें बच्चों डाइएजोमीथेन कंडेंसेस विथ इथाइलेनिक बॉन्ड टू गिव अ साइक्लिक कंपाउंड। समझना बच्चों, ये है आपका इथीन, क्या है इथीन है, क्या है इथीन, और इससे डाइएजोमीथेन बेटा ये इसका रिएक्शन था, ये मत समझ लेना इसका है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये है इथीन और डाइएजोमीथेन के साथ रिएक्शन हुआ तो सिंपली क्या होगा बच्चों, देखो ये है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब इसमें रिएजेंट आएगा CH2N2 तो यहाँ से CH2 प्रोड्यूस होगा और N2 गैस अलग होगा। तो जो CH2 है ये कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल में है एक एक इलेक्ट्रॉन, और जब किसी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनो CH2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और यहाँ पे CH और ये पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन था तो ये इसको दे देगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्या बन गया सिंगल बॉन्ड। तो देखो क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया CH2 और यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड और ये है CH2, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन, क्या बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है इस तरीके से डाइएजोमीथेन जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले रिएजेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, लेड टेट्राएसीटेट। देखो बच्चों लेड टेट्राएसीटेट की अगर हम बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It oxidizes alcohol into aldehyde and ketone with pyridine at room temperature। देखो क्या है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज, ऑब्वियस है अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, और इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है पायरिडीन होता है C6H5N। तो क्या बनता है बच्चों, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में। अल्कोहल हैविंग हाइड्रोजन एट डेल्टा कार्बन, ध्यान रखना ऐसे अल्कोहल, देखो नॉर्मली अल्कोहल किस में, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन में। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल तो इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, और जिस कार्बन पे OH लगा है अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कीटोन बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। अब बात करते हैं ऐसे अल्कोहल जिसमें डेल्टा कार्बन
डेल्टा कार्बन अगर है, डेल्टा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो साइक्लिक कंपाउंड में बदलता है। डेल्टा कार्बन कौन सा? जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको अल्फा, अल्फा से जो लगा हुआ है बीटा, बीटा से जो लगा हुआ है गामा, और गामा से जो लगा है डेल्टा। तो क्या इस पे हाइड्रोजन है? तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH हटाइए और ये साइक्लिक कंपाउंड कितने मेंबर का बन गया? 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ से OH नहीं, यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा। क्या निकलेगा? H, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन में जैसे देखो यहाँ से H निकला था, यहाँ से H निकला, सिमिलरली यहाँ से H निकला, यहाँ तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक H डेल्टा कार्बन से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? डेल्टा से। और फिर ये ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा और क्या बन गया? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या बन गया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो लेड टेट्रा एसीटेट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरीके से काम करता है। अल्कोहल के केस में प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और ऐसा अल्कोहल जिसमें डेल्टा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको साइक्लिक कंपाउंड में बदलता है, और इस केस में क्या बना? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। फ्यूरान। अगर बात करें प्यारे बच्चों 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल क्या होता है? मतलब एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा हो, एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा हो तो ऐसे अल्कोहल 1,2 डाइऑल को एल्डिहाइड कीटोन या दोनों में बदल सकता है, या तो एल्डिहाइड में या तो कीटोन में या तो दोनों बन सकते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। अब बात करते हैं इट कन्वर्ट हाइड्रोक्विनोन टू क्विनोन। अगर हम बात करें ये जो हमारा कंपाउंड है ये है हाइड्रोक्विनोन। क्या है? हाइड्रोक्विनोन। OH OH लगा है और इसको किस में बदलता है? देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देगा। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। जब H निकला तो इस पे माइनस माइनस रेजोनेंस होगा और ये तुम्हारा बन गया क्यूनॉन। क्या बन गया? क्यूनॉन। तो याद रखना हाइड्रोक्विनोन को किस में बदलता है? लेड टेट्राएसीटेट क्यूनॉन में। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए और पॉइंट से उसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। लेड एसीटेट क्या है? इट ऑक्सीडाइजेज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन टू गिव एजो कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एरोमेटिक मतलब बेंजीन पे अगर लगा है क्या? NH2, NH2 मीन्स प्राइमरी अमाइन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, अगर उसका रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट से होगा तो किसमें बदल जाएगा? डाईएजो कंपाउंड। डाईएजो जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। कंपाउंड में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप प्यारे बच्चों, एजो कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो N डबल बॉन्ड N होता है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा प्राइमरी अमाइन है अगर लेड टेट्रा एसीटेट उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा, ये आपका बन रहा है डाईफिनाइल डाईएजो बेंजीन। अब अगर हम बात करें तो इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो अगर हम इसको लिखे, इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ लिखे तो, या नीचे लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये है एनिलीन और एनिलीन पे क्या लगा है? NH2। और दूसरा मॉलिक्यूल एनिलीन ले लो। अब प्यारे बच्चों होगा क्या? जो PbOAC होल 4 है लेड टेट्रा एसीटेट, ये ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन के साथ H2O बन के निकल जाएगा, यहाँ भी दो हाइड्रोजन के साथ H2O बन के निकल जाएगा। दो बॉन्ड इस नाइट्रोजन का फ्री हुआ, दो इस नाइट्रोजन का फ्री हुआ। तो ये दोनों प्यारे बच्चों क्या करेंगे? ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे N और ये डबल बॉन्ड और फिर N, ये हो गया डाईएजो कंपाउंड। तो ये और दो मॉलिक्यूल H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ रिएक्शन इसमें होता है। अब बात करते हैं अगले, जो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है? ऑर्थो डाई अमाइंस आर ऑक्सीडाइज्ड विथ रिंग ओपनिंग। मतलब बहुत ऐसे कम ही रिएजेंट होते हैं जो रिंग को ओपन कर देते हैं, और रिंग जो स्टेबल हो जो एरोमेटिक हो उसको ओपन कर दे। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों। और ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है आइए इधर समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ऑर्थो डाई अमाइन बेंजीन दिया है, तो यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NH2 है, ये कंपाउंड है। यहाँ ऑर्थो पे क्या लगा है? दो अमाइन लगे हैं। अब प्यारे बच्चों समझना इसमें है क्या कि जो लेड टेट्रा एसीटेट है वो कुछ ऑक्सीडेशन ऐसे कराता है प्यारे बच्चों। देखो
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जैसा ओजोनोलिसिस में आपने पढ़ा था बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा। कैसे होगा बच्चों? देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और ये NH2 है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड टूटा उसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन और एक इधर लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे भी O लगा दीजिए और इधर क्या हो गया? NH2 हो गया। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ से ध्यान से समझना फिर से, क्योंकि ऑक्सीजन H2 के साथ क्या बना लेगा प्यारे बच्चों? H2O। अब तो यहाँ पे H2 और ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे H2 और ये वाला ऑक्सीजन H2O बनाएगा। अब दो बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हुआ और दो बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हुआ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखो बनेगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, और ये जो C है और N के बीच में एक बॉन्ड पहले से था, दो वैलेंसी खाली हुई तो दो और बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ भी C और N के बीच में एक बॉन्ड पहले से था, दो वैलेंसी खाली हुई, दो और बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये बन गया सिस सिस डाई नाइट्राइल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा एप्लीकेशन है लेड टेट्रा एसीटेट का। अब बात करते हैं कि जो अमाइड है उसमें लेड टेट्रा एसीटेट क्या काम करता है। आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ा है। बिल्कुल, हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है कि जो CO ग्रुप है वो हट जाता है। सेम चीज यहाँ भी होता है। Br2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेड टेट्राएसीटेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हॉफमैन ब्रोमामाइड, अगर इस रिएक्शन को डिटेल में समझना है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड का मैकेनिज्म समझ लेना। बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है। पहले यहाँ से जो है ऑक्सीडेशन होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, और ये बनेगा तुम्हारा एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बनेगा? एल्काइल आइसोसाइनेट। और जो ये आइसोसाइनेट है प्यारे बच्चों, वो किस में बदलेगा? हाइड्रोलिसिस के बाद। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल वाटर आएगा, वाटर का H इधर होगा, OH इधर होगा, H इधर होगा, OH इधर होगा। इस कार्बन पे दो H आ गए तो ये CO2 और H2O में बदल जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ गया प्यारे बच्चों? RNH2। तो क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अपने नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट रिएजेंट क्या है? नेक्स्ट रिएजेंट क्या है प्यारे बच्चों? विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट जैसे नाम में ही कैटलिस्ट है, इसका मतलब ये कैटलिस्ट के तरीके से बिहेव करता होगा। और अगर हम बात करें कि विलियमसन कैटलिस्ट का क्या काम है, तो कैटेलाइज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्या करता है प्यारे बच्चों? कैटेलाइज करता है। और खास करके कौन से रिएक्शन? एल्कीन को किस में बदलता है? एल्काइन में। और कीटोन को किस में बदलता है? अल्कोहल में। और विलियमसन कैटलिस्ट से क्या इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला? यहाँ रोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, और जो हमारा फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये लिगेंड है। ये जो 3 L लिखे हैं, ये L क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। मतलब जो फॉस्फीन होता है वो PH3 होता है, और इस PH3 में 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर होता है। 3 हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दो? 3 फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और यहाँ से PPH3, यही इसमें 3 ग्रुप लगे होते हैं। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? नाम क्या है? नाम है ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरो रोडियम 1। रोडियम मेटल है। तो फॉर्मूले से भी कुछ पॉइंट बन जाते हैं कि इसमें लिगेंड कौन सा होता है। लेकिन मेन काम क्या होता है? ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट है, और साथ ही साथ एल्कीन को किस में बदलता है? एल्काइन में। और कीटोन को किस में बदलता है? अल्कोहल में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। आते हैं अगले अपने कैटलिस्ट पे, जो है भैया जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? देखो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है ये मिक्सचर होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। और जो ये मिक्सचर है इसी को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या काम करता है? क्या काम करता है प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें तो ये काम क्या करता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट? भैया पॉलीमराइजेशन में काम आते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो टाइटेनियम है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर बने तो वैकेंट d ऑर्बिटल होता है
और इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में ध्यान से समझना, जो है इसके डी ऑर्बिटल और यहाँ पे एल्युमिनियम के ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड की वजह से ही जो CH2 ग्रुप का जनरेशन होता है, जो इस रिएजेंट में CH2 ग्रुप जो है वो रिएक्शन को शुरू करता है। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे काम आता है प्यारे बच्चों? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। कहाँ पे काम आता है? पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में। और ये खास करके LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में इसका ज्यादा यूज होता है। किसका? जिगलर नाटा कैटलिस्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। तो पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आइए अगले कैटलिस्ट पे चलते हैं, अगले रिएजेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट प्यारे बच्चों क्या है? PX3 PCl5 SOCl2 रेड P और X2। चलो इन रिएजेंट को समझेंगे। एक और चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि अगर आपको कभी भी पढ़ाई में मन ना लगे तो हमेशा याद रखना कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब तक एग्जाम में बैठ नहीं जाओ, जब तक पेपर सॉल्व नहीं कर लो, हार नहीं मानना। कई बार जेई नीट जैसे एग्जाम में ये होता है कि कोई भी जिसका रैंक 1 आ रहा है या रैंक 1 to 10 मैं आपको कह दूं, ये लोग को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको भी पता नहीं होता कि उनका रैंक 1 आने वाला। और सारा का सारा कॉन्फिडेंस का गेम है और मेहनत का गेम है। खास करके जेई एडवांस में चाहे टॉपर भी बच्चा हो, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि उसकी रैंक क्या होगी। आप जब तक पेपर सॉल्व नहीं कर लीजिए एग्जाम हॉल में बैठ करके, और तब तक आप कोई डिसीजन मत लीजिए कि जब तुम एग्जाम हॉल, जब एग्जाम नजदीक आएगा तुम्हें लगेगा हमारा तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है। सबके साथ होता है, हमारा तो कुछ तैयार ही नहीं है। ये सबके साथ होता है। और जब भी तुम एग्जाम दोगे ये सिचुएशन तुम्हारे साथ ही होगा। इसी सिचुएशन को क्या करना है? हैंडल करना है। और इसके बाद आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाओगे, वहाँ और भी आपको एक्सपोजर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और पढ़ाई जितना करिए उतना कम है, क्योंकि इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। जितना पढ़ो, लोग कहते हैं कि अब IIT में चले गए जिंदगी सेटल है, जब वहां जाओगे तो लगे तो अलग ही दुनिया है, यहाँ और भी मेहनत करना है। तो इसका कोई लिमिटेशन है नहीं। IIT से पढ़ के मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओगे, वहां जाओगे कहोगे ये तो अलग ही दुनिया है, पढ़ाई से अलग ही कुछ आ रहा है। तो यहाँ तो सिलेबस भी था, वहां तो कोई सिलेबस ही नहीं है कि अगले दिन क्या हो जाए पता नहीं। आपको कम से कम इसमें पता तो है कि एग्जाम का सिलेबस है। रियल लाइफ में कोई सिलेबस जीवन का नहीं होता। अगले दिन क्या होगा किसी को नहीं पता, खास करके बिजनेस में या जिस भी CEO के पद पे या कहीं भी आप सेलेक्ट होंगे, वहां पे ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। कोई सिलेबस नहीं, कोई बुक नहीं, सॉल्यूशन केवल दिमाग से लेना पड़ेगा। और इसीलिए आपको इतना कठिन परिश्रम करके रगड़ा जा रहा है, मांझा जा रहा है कि आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो घबराना नहीं है, मेहनत करना है। सफल होंगे और अगर फेल होंगे तो लेसन मिलेगा, और वो लेसन कहीं ना कहीं हमें जीवन में ऊंचाई तो जरूर देगा। आओ बच्चों बात करते हैं PX3 PCl5 SOCl2 रेड फास्फोरस और X2। ये जितने भी रिएजेंट है सब एक ही काम करते हैं। क्या प्यारे बच्चों? अल्कोहल को किस में बदलते हैं? एल्किल हैलाइड में। अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में। चाहे तुम PX3 ले लो, X क्या है? हेलोजन। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। PCl5 अल्कोहल को किसमें बदलेगा? जैसे ROH है, इस पे तुम PCl5 डाल दो, किसमें बदल जाएगा प्यारे बच्चों? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये जितने भी रिएजेंट है अल्कोहल को किसमें बदलते हैं? एल्किल हैलाइड में। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि हेलोजन X2 और सनलाइट है, तो ये क्या करते हैं? एल्केन को एल्किल हैलाइड में बदलते हैं, एल्कीन को एलाइल हैलाइड में बदलते हैं। और एल्कीन कौन सा? जैसे मान लो प्यारे बच्चों ये है आपके पास प्रोटीन, यहाँ लिख देते हैं प्रोटीन है, प्रोटीन है। और प्रोटीन पे अगर आप यूवी रेज और X2 डाल दिए, मान लो X2 की जगह हम Cl2 ले ले रहे हैं, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड से जस्ट लगा हुआ कार्बन है उस पे एक Cl आ जाएगा, और ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? एलाइल हैलाइड। क्या बन गया? एलाइल क्लोराइड। और बाई प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या निकल जाएगा? HCl। तो इस तरीके का रिएक्शन एल्कीन के अंदर होगा। अगर एल्काइल बेंजीन है तो क्या बनेगा? बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल बेंजीन मतलब
जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर प्यारे बच्चों क्या लगा है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, और CH3 पे अगर तुमने डाल दिया X2, मान लो Br2 डाल दिया, और यूवी रेज क्या होगा प्यारे बच्चों, बस एक जैसा अल्काइल में होता है बिल्कुल सिमिलर ही रिएक्शन होगा। एक H हटा के Br लगाना है और बाई प्रोडक्ट में क्या लगा देना है, HBr। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे के कुछ रिएक्शन को देखते हैं। आगे के कुछ रिएक्शन क्या है इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। इसको हटा दें, नहीं तो पता चले सब मिक्स हो जाए। आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। आप देखो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना। जिंक डस्ट का क्या काम होता है बच्चों, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर C6H5OH फिनॉल है, इसको बदलेगा C6H6 में। फिनॉल को किस में बदलेगा, C6H6 में। बाई प्रोडक्ट में ZnO बनेगा। B2H6 और H2O2 बेसिक मीडियम में एल्कीन टू अल्कोहल, और क्या होता है प्यारे बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम रिएक्शन को समझे, जैसे मान लो ये CH3 है और ये CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे ये रिएजेंट आपने डाल दिया, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जब कोई रिएजेंट रिएक्ट करता है तो नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां कम हाइड्रोजन हो, ये है मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा, जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी रिएजेंट से रिएक्ट करे तो नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब वाटर में नेगेटिव पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, OH माइनस। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा क्या हो प्यारे बच्चों, ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो OH माइनस यहाँ पे आएगा। और क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, तो क्या हो जाएगा CH2, और ये CH2OH, तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 85% H3PO4 और 440 केल्विन, क्या 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदलता है, एल्कीन में। और 2 डिग्री अल्कोहल से अगर एल्कीन है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अगर 80, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 85 लिखा है तो 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदलेगा, एल्कीन में। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में बदलना है तो कितना लेना पड़ेगा, 20% H3PO4, और टेम्परेचर में भी डिफरेंस है, 440 के केल्विन के बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 358 केल्विन। और दोनों में अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्कोहल से एल्कीन है तो H2O का एलिमिनेशन होगा, ये आपको पता ही है एसिडिक मीडियम में। तो इसको रिएक्शन को लिख लीजिएगा आप। अल्कोहलिक KOH, ये सब पता है आपको, जैसे CH3 है, Cl है, CH है और CH3 है, ये हेलो एल्केन है। इस पे आप अल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से Cl जाएगा और उसके बाजू वाले कार्बन से H जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, एल्कीन बन जाएगा। कॉपर और 573 केल्विन, कॉपर और 573 केल्विन में प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉपर और 573 केल्विन में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। कॉपर और 573 केल्विन में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। मैं इसको थोड़ा ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे रिएक्शन बतानी है आपको। जैसे एक तो हम आपको ये रिएक्शन बता दें कि देखो क्या है, कि अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 है और CHOH है, और अगर इस पे हम H3PO4 डाल देते हैं, H3PO4 85%, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से OH जाएगा और इस कार्बन से H जाएगा, H2O अलग हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये एल्कीन बन गया। अब आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे लिखा है कि जो अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हेलो एल्केन से क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो देखो हेलो एल्केन मतलब हमने ये ले लिया CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन है। इस पे अगर हम अल्कोहलिक KOH डाल दे प्यारे बच्चों, क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और HCl क्योंकि KOH के अंदर है तो KCl और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एल्कीन हमारा बनेगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों कॉपर और 573 केल्विन। अगर कॉपर और 573 केल्विन है तो इसमें क्या होगा,
मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि हमें बताना है रिएक्शन और स्पेस है कम। देखो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, CH3 CHOH CH3। अगर इस पे आप कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर डालेंगे बच्चों, तो कॉपर और 573 केल्विन पे क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन। जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन से एक H जाएगा और ऑक्सीजन से एक H जाएगा, और उस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा। पहले से एक बॉन्ड है और एक और बन गया, कितने हो गए, डबल बॉन्ड। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, क्या बन गया, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया, कीटोन बन गया। अगर यही रिएक्शन अगर होता आ, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर प्राइमरी अल्कोहल से होता तो क्या बनता, एल्डिहाइड बनता। तो Cu और 573 केल्विन पे समझ लेना कि 1 डिग्री अल्कोहल में क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल में एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अगर अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन बनता है। और 3 डिग्री अल्कोहल में प्यारे बच्चों क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्योंकि उसमें जिस कार्बन पे OH लगा होता है, जैसे 3 डिग्री अगर हम कहीं बनाए, यहाँ बना देते हैं चलो 3 डिग्री, तो क्या इसमें जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे देखो इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से H गया, जहाँ से जिस कार्बन पे OH लगा उस कार्बन से भी एक H गया। लेकिन देखो यहाँ पे तो H जाएगा, इस कार्बन पे जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसमें फिर क्या होगा, OH तो यहाँ से जाएगा, लेकिन H चाहे तीनों सिमेट्रिक CH3 ग्रुप है, चाहे यहाँ यहाँ कहीं से एक जगह H हटा दो, तो जब इसमें से H हटाओगे प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, CH3 और CH3। और मान लो हमने यहाँ से OH हटाया, यहाँ से H हटाया, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, एल्कीन। तो यहाँ पे क्या, और इसमें निकलता है H2O, जबकि इन सब में H2 निकल रहा है। तो प्राइमरी में क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड, सेकेंडरी में कीटोन और टर्सरी में एल्कीन। अब बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसो डाई आइसोब्यूटाइल और वाटर। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है प्यारे बच्चों, ये रिएजेंट है, तो उसका काम क्या होगा, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलेगा, मतलब RCN है उसको बदल देगा RCHO में। किस में बदल देगा प्यारे बच्चों, RCHO में। बाई प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। डाई बाल H क्या करेगा बच्चों, ईस्टर को बदल देगा एल्डिहाइड में, जैसे RCOOR है इसको RCHO में बदल देगा। तो डाई बाल H का भी एक्सप्लेनेशन बस इसमें इतना ही समझना कि एस्टर को किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में, जैसे एस्टर है RCHO में बदल दिया। और अगर और डिटेल में समझना है तो उसके ऊपर हमारा वीडियो है, उस पर देखिएगा, या तो आप NCERT में पढ़ सकते हैं। RCOOR इसमें चेंज हो जाएगा RCHO में। आइए अब हम लोग अगले नेक्स्ट अपने रिएजेंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट रिएजेंट है CrO2 Cl2 और वाटर। ये किस में कौन सा कन्वर्जन कराता है प्यारे बच्चों, या तो CrO2 क्रोमिल क्लोराइड वाटर, या CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। सेम काम क्या करता है, टॉलिन को किसमें बदलता है प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड में। टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा है प्यारे बच्चों, टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर लगा है CH3, क्या लगा है, CH3। और इसको किसमें बदलता है, बेंजल्डिहाइड में, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CH2। अगला रिएजेंट अपने पास से प्यारे बच्चों देखो क्या है, अगला रिएजेंट है डाई मिथाइल कैडमियम CH3 होल ट्वाइस CD। ये क्या काम करता है, एसिड क्लोराइड को कीटोन में बदलता है। एसिड क्लोराइड जैसे मान लो तुम्हारा CH3 COCl है, और इसको किसमें बदलता है, कीटोन में, मतलब ये बदल देगा इसको CH3 CO CH3 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये तो जानते हैं आप, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किर्चनर रिडक्शन। जिंक अमालगम और HCl या NH2 NH2KOH दोनों एक ही काम करता है, C डबल बॉन्डों को किसमें बदलता है, CH2 में। ये एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये बेसिक मीडियम में। इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसको बोलते हैं वोल्फ किर्चनर रिडक्शन, वोल्फ किर्चनर रिडक्शन, वोल्फ किर्चनर रिडक्शन। अब अगर हम बात करें, एक रिएक्शन भी लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3 है। अगर इस पे तुम इन दोनों में से कोई भी चलो एक ले लेते हैं, जिंक अमालगम और HCl, क्या कर देगा,
सी डबल बॉन्ड को किस में बदल देगा, CH2 में। तो एल्डिहाइड कीटोन से जब एल्केन बदलना हो तो इन दोनों में से कोई रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। अब देखो प्यारे बच्चों, SnHCl, FeHCl, H2, PdLiLH4, ये सब LiLH4 को डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। ये सब क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में बदलते हैं। मतलब जो RnO2 है इसको किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, RnH2 में। किस में बदलेंगे, RnH2 में। अब आते हैं Cl2 और P4, रेड फास्फोरस और क्लोरीन क्या कराता है प्यारे बच्चों, अल्फा सब्स्टिट्यूशन। अल्फा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, ये HVZ रिएक्शन है। इधर आप वीडियो पॉज करके इधर नोट कर लेना, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा बेटा, लिखना पड़ेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि HVZ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे CH3CH2C OOH है, और इस पे हमने रेड फास्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी यूज कर लिया, तो P4 और Cl2 अगर यूज करेंगे तो देखो COOH जिस कार्बन पे लगा है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन से एक H हटाना है, और यहाँ पे अगर यहाँ Cl2 लिया तो यहाँ Cl लगाएंगे, यहाँ Br2 लिया तो यहाँ Br लगाएंगे, और ये तुम्हारा बन गया 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है। अब NaOH और Br2 क्या कराता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो बच्चों क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास CH3CO और NH2 है, अमाइड है, ये है एसिटामाइड, एसिटामाइड। अब अगर इस पे हमने क्या रख दिया प्यारे बच्चों, NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस Br2, क्या हो जाएगा, ये होगा CO गायब। यहाँ से क्या कर दो, CO को गायब कर दो, और आपका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो पहले आइसोसाइनेट में बदलेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद अमाइन बनेगा। वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, इस पे भी हम वीडियो करेंगे डिटेल रिएक्शन में। अभी हम केवल रिएजेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों कि CO यहाँ से हट जाएगा, और किस में ये बदल जाएगा, CH3NH2 में, बाई प्रोडक्ट में NaBr प्लस H2O प्लस Na2CO3 बनेगा। तो ये इस रिएजेंट का काम है। NaOH और Br2 क्या करता है प्यारे बच्चों, अगर इस रिएजेंट की बात करें तो अमाइड को अमाइन में बदलता है। इसमें अगर हमारा N कार्बन है तो इसमें N-1 कार्बन होगा, एक कार्बन हट जाता है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है SO2Cl। ये क्या काम करता है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन देता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के लिए। प्राइमरी अमाइन जो है इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सेकेंडरी अमाइन इनसॉल्युबल, और टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये इसका काम होता है डिस्टिंग्विश करना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का। अब बात कर लेते हैं NaOH और I2, और इसी के जगह क्या लिखा हो सकता है, NaOI। ये क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराता है प्यारे बच्चों। कैसे कराता है आइए देख लेते हैं कैसे कराता है। देखिए, ये जो है हमारा जैसे CH3, अगर हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है कि ये एल्डिहाइड कीटोन, अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो उसमें ये यूनिट अगर है तो ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारे पास अल्कोहल है तो उसमें अगर ये यूनिट है अल्कोहल में तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। होता क्या है बच्चों कि जैसे ये है तुम्हारा CH3CHOH, इस पे तुमने I2 और NaOH डाल दिया, I2 और NaOH डाल दिया। क्या करना है, जहां पे चाहे CH3C डबल बॉन्ड हो या CHOH हो, ये यूनिट में जो पहला कार्बन है बस वहां से ब्रेक करना है प्यारे बच्चों। कैसे करना है, देखो यहाँ से ब्रेक करा तो ये बना दिया CHI3, क्या बना दिया, CHI3। और जो बच गया, कितने कार्बन बच गए, यहाँ पे CH2 है बच्चों, क्या है, CH2। कितने कार्बन बच गए प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ से अगर आपने हटा दिया तो ये एक कार्बन बचा है, उसको मैक्सिमम ऑक्सीडाइज करो, किसमें बदलेगा, HCOOH में। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। लेकिन ये एसिड जैसे ही बनेगा बेस के अंदर रखा हुआ है, ये एसिड सॉल्ट में बदल जाएगा, और यहाँ H के बजाय हम क्या ऐड कर देंगे, Na। तो ये सोडियम फॉर्मेट बन गया, और प्लस बाई प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों क्या बनेगा, H2O
प्लस NaI, इसी को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, ये जो CH3 है आयोडोफॉर्म, इसका कलर क्या होता है, येलोइश पीपीटी होता है। ये येलोइश पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएजेंट का, RMgX और H3O+। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप सब जानते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को किसमें बदलता है प्यारे बच्चों, अल्कोहल में बदलता है। एल्डिहाइड कीटोन को किसमें बदलता है, अल्कोहल में बदलता है। कैसे बदलता है इसको देखिएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे है प्यारे बच्चों CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पे अगर आ गया CH3MgBr, CH3MgBr पहला, और दूसरा H3O+। तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है जैसे CH3 है, इस कार्बन पे लगा देगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, और जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। देखो CH3, यहाँ CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, और यहाँ पे O- आ जाएगा, O-MgBr+, इस तरीके से बन जाएगा। और जब इस पे तुम H3O+ डालोगे तो H3O+ से वाटर का जो H+ है वो MgBr+ की जगह लग जाएगा, और इस तरीके का टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदलता है, और जो अल्कोहल बनेगा उसमें एल्डिहाइड कीटोन से कार्बन ज्यादा होगा और कार्बन की डिग्री भी ज्यादा होगी। तो अब आइए नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट रिएजेंट है आज के क्लास का, वो क्या है, पहला है आपका NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं डाइएजोटाइजेशन कराता है। कैसे प्यारे बच्चों, देखो ये हमारे पास एनिलीन, ये है एनिलीन, और अगर हम बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन पे अगर NaNO2 और HCl डालेंगे प्यारे बच्चों 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, ये बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों डाइएजोटाइजेशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, अगर इस पे तुमने CuCl डाल दिया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर तुम इसमें CuBr डाल दिए तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर इसमें वार्म Ki डाल दिए तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं सेनमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेनमेयर रिएक्शन। अब अगर मान लो तुम्हें फ्लोरोबेंजीन बनाना है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, फ्लोरोबेंजीन के लिए NH2 है, और इस पे आपको क्या करना है, क्या रिएजेंट डालना है प्यारे बच्चों, HbF4 या NaBF4। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये बना देता है N2+ और BF4-। अब अगर तुम इसको हीट करोगे तो हीट करने पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन सेनमेयर रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाल्ज साइमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाल्ज साइमन रिएक्शन। तो जो भी रिएजेंट जेई के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए या CUET के लिए इम्पोर्टेंट थे वो सब हमने आपको बता दिए। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और सारे रिएजेंट के नोट्स बनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ रिएजेंट की वर्किंग जो है आप खुद से भी बुक से, टेक्स्ट बुक से, अगर यहाँ क्योंकि जो एक दो आसान वाले हैं वो हमने नहीं बताया है, वो आप वहां से नोट कर सकते हो, और मैक्सिमम सवाल यहीं से बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने ज्यादा मैक्सिमम पार्ट प्यारे बच्चों टच किया है, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप सब हमसे जुड़ते रहिए, और धीरे धीरे करके थोड़ा वीडियो इधर जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपके सारे टॉपिक्स के वीडियो आए। और जो प्रीवियस ईयर का डिस्कशन है वो अब कल से आना स्टार्ट हो जाएगा, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से नहीं आ रहा था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।